चलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो नेक्स्ट टॉपिक है। क्योंकि हम लोग अभी बोर का मॉडल पढ़ लिए, स्पेक्ट्रम पढ़ लिए, सारी बातें हो गई। अब इस सीरीज़ में जो आखिरी लेक्चर है वो है कि ये जो हमारा बोर का मॉडल था, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस मॉडल, है ना। और फिर हम लोग ये भी जानेंगे कि ये जो बोर का मॉडल था, व्हाई इट वाज फेल्ड। तो ये लिमिटेशन वर्ड और ये फेल्योर वर्ड दो अलग अलग बातें हैं। लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि वो क्या नहीं कर पाया, कहाँ तक उसका स्कोप लिमिटेड था, कौन सी ऐसी बातें थी जो बोर के मॉडल में छूट गई। और फेल्योर का मतलब बच्चों ये होता है कि उसने जो काम किए वो भी गलत हो गए, है ना। एक तो हो गया लिमिटेशन और एक हो गया फेल्योर। तो लिमिटेशन का मतलब कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कुछ बातों को वो डिफाइन नहीं कर पाया। मतलब अगर हम केवल और केवल लिमिटेशन ही बोलें, फेल्योर ना बोलें, तो मतलब हुआ कि उन्होंने जो काम किए वो सारे सही थे, बट उससे आगे के काम वो नहीं कर पाए। जैसे मान लीजिए हम जिम में जाते हैं, तो जिम में किसी व्यक्ति की लिमिटेशन है कि वो 10 kg वेट ही उठा सकता है। तो 10 kg वेट हो गया। अब वो 10 kg वेट उठाए वो भी गलत तरीके से उठाए। एक तो लिमिटेशन हो गया कि भाई वो 20 kg नहीं लिफ्ट कर सकता है, लेकिन वो जितना कर रहा है वो भी गड़बड़ है। तो ये दोनों बातें हम सीखेंगे कि उन्होंने क्या क्या, वो बोर्ड्स के मॉडल में क्या क्या चीज़ें वो नहीं कर पाए या कहाँ एप्लीकेबल नहीं हुआ। लेकिन जहाँ एप्लीकेबल हुआ वहाँ भी गड़बड़ हो गया। तो क्यों गड़बड़ हुआ और क्या उसकी लिमिटेशन थी, तो दोनों बातें समझेंगे। नो डाउट बोर्स का मॉडल was a breakthrough event, but there were some problems. So, first of all, let's see about the limitations. So, Bohr's model was no doubt an improvement over रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। जो रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल था, बोर्स का मॉडल डेफिनेटली उसके ऊपर तो एक अच्छा इम्प्रूवमेंट था। बट ये जो बोर्स का मॉडल था, ये जो बोर्स का मॉडल था उसने क्या किया, इट एक्सप्लेन्ड स्टेबिलिटी एंड लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक आयंस, है ना। हाइड्रोजन एटम की स्टेबिलिटी और उसका लाइन स्पेक्ट्रा तो उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया क्लियरली। और हाइड्रोजन लाइक आयंस का मतलब हुआ जैसे ऐसे आयंस जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन हो, या ऐसे भी कह सकते हैं कि बोर ने स्टेबिलिटी और लाइन स्पेक्ट्रा सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स या आयंस का अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब ये जो लाइन स्पेक्ट्रा उन्होंने एक्सप्लेन किया हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक आयंस का, मीन्स जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन हो, उस लाइन स्पेक्ट्रम में भी बच्चों एक चीज़ छूट गई। अभी आप पढ़ेंगे कि क्या चीज़ छूट गई। उन्होंने जो बताया, उन्होंने एक चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी। तो लेट मी टेल यू क्या एक्सप्लेन नहीं किया। So, however, Bohr's model was too simple to explain following finer detail. तो बोर्स का मॉडल डेफिनेटली रदरफोर्ड के ऊपर तो एक इम्प्रूवमेंट था ही, साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम या आयंस थे उनकी स्टेबिलिटी, उनका स्पेक्ट्रम, उन सबको ठीक से बता दिया। लेकिन कुछ कुछ और जो फाइनर डिटेल्स थी उनके विषय में बोर नहीं बता पाए। तो कौन कौन सी भाई वो छिपी हुई बातें थी जो बोर नहीं बता पाए। देखो, पहली बात क्या नहीं बता पाए, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द डबलेट। अब ये डबलेट एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सो व्हाट इज डबलेट? डबलेट में क्या होता है कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है उसमें कई बार ऐसा होता है कि टू क्लोजली स्पेस्ड लाइंस, मतलब दो लाइंस एकदम बहुत एक दूसरे के पास पास रहती हैं। तो बोर का आपको स्पेक्ट्रा याद होगा, तो उन्होंने तो बताया था कि जैसे n इक्वल टू इन्फिनिटी से n इक्वल टू 1 पर एक लाइन आई, फिर दूसरी लाइन आई, फिर तीसरी लाइन आई। तो उन्होंने एक एक लाइन के बारे में हमको बताया, और एक एक लाइन के बारे में बताया तो उसी से हम लोग जो फोटोन की वेवलेंथ वगैरह, वेव नंबर बता पाते थे। तो वो सारी चीज़ें बोर्स के मॉडल से एकदम
क्लियरिटी में आ गई, या दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस बता पाते थे, है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जब बाद में हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया गया बाय यूजिंग सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स, तो ये पाया गया कि केवल एक लाइन नहीं है दो एनर्जी लेवल के बीच में, दो लाइंस होती हैं, and that is called the doublet, and both the lines are very closely spaced lines. So Bohr didn't tell anything about this doublet. पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या हुई? दूसरी बात तो एकदम कॉमन है कि बोर्स का मॉडल अप्लाई फॉर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इट couldn't explain a spectrum of atoms or ions having more than one electron. बोर ने जो भी बातें बताई वो केवल ऐसे सिस्टम के लिए बताई, एक तो हाइड्रोजन एटम के बारे में उन्होंने बताया, या फिर ऐसे आयन के बारे में उन्होंने बताया जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था, जैसे He2+ जो भी पीछे पड़ रहे थे। सो बोर का जो भी एटॉमिक मॉडल था दैट वाज लिमिटेड ओनली टू द एटम्स और आयन हैविंग वन इलेक्ट्रॉन। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। तीसरी बात क्या हुई? अब जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा को, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी, उन स्पेक्ट्रल लाइंस या को अगर देखें तो जैसे दो बातें और बाद में हुई। क्या हुआ कि जब वो एटम था तो एटम को किसी मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में ले गए, तब जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो स्प्लिट कर जाती थी। बोर ने तो क्या बताया, सीधी सीधी लाइन बताई, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो ऊपर से नीचे जाता है, यानी हायर से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी रिलीज करता है, और लोअर से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो एनर्जी एक्सेप्ट करता है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि उसी एटम को अगर हम इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो ये लिखा हुआ है ना, in the presence of magnetic field या इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम किसी एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में लाते हैं बच्चों, तो क्या होता है कि वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं, यानी एक नहीं रहती, एक से ज़्यादा लाइंस में बट जाती है। सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग होती है, दिस इज कॉल्ड जीमैन इफेक्ट, और इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते जो इलेक्ट्रिक लाइंस की स्प्लिटिंग होती है दैट इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। सो बोर नथिंग टोल्ड अबाउट दीज टू फिनोमिना कि मैग्नेटिक फील्ड में क्यों ये स्पेक्ट्रल लाइंस बाई स्प्लिट हो जाती हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यों ये स्पेक्ट्रल लाइंस स्प्लिट हो जाती हैं, है ना। तो बोर ने इस विषय में भी हमें कोई जानकारी नहीं दी। तो तीन तो ये बातें हो गई जिनके बारे में बोर ने कोई चर्चा नहीं करी। सो ये लिमिटेशन हो गई कि उन्होंने जो बताया वो तो ठीक है लेकिन ये चीज़ें नहीं बताई। अच्छा, एक और बात नहीं बताई उन्होंने, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड्स। ये जो एटम्स होते हैं, ये एटम्स क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं यूजिंग बॉन्ड्स। तो बोर ने ये भी नहीं बताया कि कोई एटम कैसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर सकता है। उन्होंने एक एटम एज अ इंडिविजुअल, उसके स्पेक्ट्रल लाइंस, उसकी एनर्जी लेवल, ये सब बातें बताई, लेकिन कोई एटम मॉलिक्यूल भी बना लेगा तो कैसे बनाएगा, उसकी एनर्जी में क्या चेंजेस होंगे, है ना, कैसे वो बॉन्डिंग करेगा, ये सब उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो ये चार बातें मेन रहीं जो बोर ने हमें इनके विषय में कुछ नहीं बताया। एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो, एक बात तो, पहली बात तो क्या हो गया कि बोर ने हमें डबलेट के बारे में नहीं बताया। डबलेट का मतलब क्या हुआ, दो स्पेक्ट्रल लाइंस बहुत क्लोजली स्पेस्ड होती हैं। उन्होंने एक एक स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में बताया कि एक लेवल से दूसरे लेवल तक एक ही लाइन आती है, लेकिन जब उसको और ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टेक्निक से हमने देखा तो हमने पाया कि देयर वर टू क्लोजली स्पेस लाइन। सो जो डबलेट के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के विषय में ही बताया, मल्टी इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बताया।
फिर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसको कि ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, वो सब कुछ नहीं बताए। और फिर ये भी कुछ नहीं बताया कि कोई एटम मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म करता है, वो बॉन्डिंग कैसे करता है, तो कुछ नहीं बताया उन्होंने इस बारे में। तो ये 4 बातें बोर ने नहीं बताई। तो इन 4 बातों की ज़रूरत तो थी भाई, जब वो तो पाया गया कैसा हो रहा है, एटम्स डेफिनेटली फॉर्म मॉलिक्यूल, स्प्लिटिंग वॉज हैपनिंग वाइल बी अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, डबलेट तो था, और ऐसे भी एटम थे या ऐसे आयन थे जिनमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन था। तो बोर तो ये सारी चीज़ें कुछ बताए नहीं इसके बारे में। तो डेफिनेटली क्या हुआ कि एक बेटर थ्योरी वॉज डेफिनेटली रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन सैलिएंट फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स एटम। मतलब अब जब वो नहीं बता पाए तो कोई और बताए भाई, है ना, जरूरत तो पड़ी। तो देखो फिर क्या हुआ, फिर देखो क्या हुआ। अब ये तो रही बात कि उन्होंने क्या नहीं बताया। उन्होंने क्या नहीं बताया। अब एक बात और आ गई बाद में, क्या हुआ कि उन्होंने जो बताया वो भी गड़बड़ हो गया। तो उन्होंने जो बताया वो भी कैसे गड़बड़ हो गया, देखो। देयर वर 2 थ्योरीज, फर्स्ट वॉज डी ब्रोगलीज प्रिंसिपल एंड सेकेंड वॉज हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अभी डी ब्रोगली सामने आपको दिख रहा है, हाइजेंसबर्ग अभी बाद में आएगा। तो ये जो डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने बताया कि ये जो अभी हम लोग इसको डी ब्रोगली का प्रिंसिपल और हाइजेंसबर्ग का प्रिंसिपल इस लेक्चर के ठीक बाद डिटेल में करेंगे। तो ये दोनों ने बताया कि इन्होंने अपना अपना कुछ बात बताई। जैसे डी ब्रोगली ने बताया कि कोई भी मैटर जो है उसका डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर मतलब वो वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। जैसे रेडिएशन का डुअल नेचर होता है ना, आइंस्टाइन ने बताया था रेडिएशन का डुअल नेचर होता है, वो पार्टिकल भी होता है, वेव भी होता है। ऐसे डी ब्रोगली ने बताया कि ये केवल रेडिएशन के लिए नहीं, ये मैटर के लिए भी वैलिड है। सो बोर कंसीडर्ड इलेक्ट्रॉन एज अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन वेल डिफाइंड सर्कुलर ऑर्बिट्स अबाउट द न्यूक्लियस। बोर ने इलेक्ट्रॉन को केवल और केवल एक पार्टिकल माना, लेकिन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज नॉट कंसीडर्ड इन बोर मॉडल। तो लुइस डी ब्रोगली जो थे एक साइंटिस्ट, उन्होंने ये प्रूफ किया कि नॉट ओनली रेडिएशन, एनी मैटर हैज बोथ नेचर। डुअल नेचर का मतलब क्या हुआ कि इसमें वेव नेचर भी है और इसमें पार्टिकल नेचर भी है। लेकिन अपना जो बोर का मॉडल था उसमें इलेक्ट्रॉन को तो वेव के बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं हुई। उन्होंने तो ये बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है, एंड ही डिफाइंड एवरीथिंग। सो अगर उन्होंने चार्ज पार्टिकल माना और वेव नहीं माना तो डेफिनेटली उन्होंने गलत किया, और उन्हें पता नहीं था, या जो भी कह लें आप लोग, तो वो तो गलत हुआ उनका एजम्पशन। तो एक तो ये बात हुई जिसके चलते ये फेल हो गया मॉडल। दूसरी बात क्या हुई, अभी हम लोग डेफिनेटली नेक्स्ट क्लास में डी ब्रोगली को ही पढ़ेंगे डिटेल में, तो उनका प्रिंसिपल आप क्लियर पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हाइजेंसबर्ग को ही पढ़ेंगे। अब जो बोर का मॉडल था, उन्होंने हाइजेंसबर्ग की थ्योरी को भी कॉन्ट्राडिक्ट किया। सो बोर मॉडल कॉन्ट्राडिक्टेड हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगेन इसको भी डिटेल में हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में करेंगे आफ्टर डी ब्रोगली। तो कैसे कॉन्ट्राडिक्ट हुआ? इन बोर्स मॉडल जो ऑर्बिट होता है, जिसको कि हम स्टेशनरी ऑर्बिट या एनर्जी लेवल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, दैट वाज कंसीडर्ड एज अ क्लियरली डिफाइंड पाथ, एंड दिस पाथ can completely be defined only if both the position and velocity of the electrons are known exactly at the same time. अब जैसे वो पाथ
जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, बोर ने तो बताया कि हर स्टेशनरी पाथ एक फिक्स डिफाइंड पाथ है। तो कोई पाथ जो है कंप्लीटली कैसे डिफाइन हो सकता है? कोई पाथ कंप्लीटली तब डिफाइन हो सकता है जब वो जो इलेक्ट्रॉन जो उसमें मूव कर रहा है, उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड या वेलोसिटी एज वेल एज उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशनिंग, है ना, या उसकी लोकेशन। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, if both are known simultaneously at the same time, तभी हम बता सकते हैं कि भाई वो पाथ का डेफिनेशन क्या है। तो अगर ऐसा पॉसिबल होता कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी एक साथ बताई जाती, यानी हर पॉइंट पर हम बताते उसके जो मूवमेंट का, जब वो मूवमेंट करता है इलेक्ट्रॉन, तो किसी भी पॉइंट पर हमसे पूछा जाता कि भाई इसकी स्पीड या वेलोसिटी बताइए कि ये कैसे मूव कर रहा है, और इसकी पोजीशन बताइए। तो अगर दोनों एक समय पे हम डिफाइन कर पाते तो हम उस पाथ को भी डिफाइन कर पाते। बट हाइजेंसबर्ग टोल्ड दैट इट इज नॉट पॉसिबल। हाइजेंसबर्ग ने बताया, ये जो हाइजेंसबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, तो उन्होंने बताया कि एक साथ एक समय पे बता पाना कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या है, इट इज नॉट पॉसिबल। अब हाइजेंसबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, इसको हम लोग डिटेल में करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अभी फिलहाल हम इतना समझते हैं कि हाइजेंसबर्ग के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसका साइमल्टेनियसली वेलोसिटी और पोजीशन बताया जा सके। तो दो बातें ऐसी हुई। फर्स्ट वाज डी ब्रोगलीज कॉन्सेप्ट विच वाज डुअल नेचर। तो डुअल नेचर में क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन में रेडिएशन की तरह पार्टिकल नेचर भी होता है और डुअल नेचर भी होता है। और जो हाइजेंसबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्या हुआ कि at any point of time we cannot simultaneously tell about the position and velocity of the electron। तो बोर ने क्या किया? बोर ने तो इलेक्ट्रॉन को केवल पार्टिकल माना। तो बोर नॉट ओनली इग्नोर्स वेव पार्टिकल डुअल नेचर ऑफ मैटर, वो तो इग्नोर कर दिया उन्होंने तो केवल पार्टिकल माना था, बट ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्ट्स हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो एक तो हो गया लिमिटेशन, जिसमें 4 लिमिटेशन थी कि भाई बोर ने ये नहीं बताया। अब फेल्योर क्यों हो गया? भाई जो उन्होंने सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए जो बातें बताई वो भी आगे तक वैलिड रहती तो हम कहते चलो ठीक है, इतना नहीं बता पाए, लेकिन जितना बताए वो तो एकदम ठीक बताए। लेकिन जो बताए वो भी गड़बड़ हो गया। तो उसका मेन रीज़न, ये 2 रीज़न रहे। फर्स्ट वाज डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन या डुअल नेचर ऑफ मैटर, और दूसरा रहा कि हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दोनों को उन्होंने अकाउंट नहीं किया। तो ये तो कंक्लूजन हो गया बोर का क्यों गड़बड़ हुआ। उसके बाद आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, है ना। बोर के बाद क्या आया? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। So quantum mechanical model of atom gave more insight into the structure of atom, as well as it clearly explained de Broglie's dual nature and Heisenberg uncertainty principle। मतलब बोर के बाद जो हमें फाइनल अब आखिरी एटॉमिक मॉडल पढ़ना है, दैट इज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। और वो जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था बच्चों, तो उसने क्या किया कि इन 2 कॉन्सेप्ट्स को भी एकदम क्लियरली करेक्टली डिफाइन किया, एक्सप्लेन किया, और एटम के बारे में वो जो लिमिटेशंस थे बोर के मॉडल के, उनको भी दूर कर दिया। बट ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल समझ पाए हम, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि भाई ये जो डी ब्रोगली का डुअल नेचर
प्रिंसिपल है कि किसी भी मैटर में वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है, और ये जो हाइजेंसबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये क्या भला है ना। तो हम लोग अब नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में डी ब्रोगली और हाइजेंसबर्ग को पढ़ेंगे, और जब उनको पढ़ लेंगे तब फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम वेव मैकेनिकल मॉडल को पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग बच्चों, दिस पार्ट इज ओवर। अब ये जो अपना बोर का मॉडल था, दिस इज कंप्लीटली ओवर। दिस इज कंप्लीटली ओवर। सो वी डिस्कस्ड दिस इन फुल डिटेल, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो एकदम ठीक से समझ गए बोर के मॉडल को। और नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में हम लोग डी ब्रोगली और हाइजेंसबर्ग को समझेंगे। थैंक यू बच्चों।